ये कहानी है कैरेक्टर कार्ल एलन के बारे में, जिसका प्रोफेशन है एक बैंक लोन ऑफिसर। अगर उसकी प्राइवेट लाइफ की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा अकेला है। वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करता है और उसकी वाइफ के साथ डिवोर्स भी हो चुका है। वो बहुत ही ज़्यादा एंटी सोशल है, उसको लोगों से मिलना पसंद नहीं है और वो खुद को हमेशा दूसरों से छुपाता रहता है, आइसोलेट करता रहता है। उसको सोशल सिचुएशंस भी पसंद नहीं है। एक बार कार्ल एक डीवीडी शॉप में कुछ शॉपिंग कर रहा था और तभी उसको उसके दोस्त का कॉल आता है और उसका दोस्त फोन पे कहता है हम लोगों का डिनर का प्लान है। कार्ल कोई भी रिप्लाई नहीं देता। फिर कार्ल एक बहाना बना देता है कि मैं इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा हूँ। लेकिन उसका दोस्त कह देता है कि तुम सिचुएशन को ड्रामेटाइज मत करो, मैं तुम्हें डीवीडी शॉप में देख सकता हूँ, अब चलो भी, बहाने बनाना बंद करो। अब कार्ल वहाँ पे जाना तो नहीं चाहता था डिनर के लिए, लेकिन क्योंकि उसके दोस्तों ने उसको रंगे हाथ पकड़ लिया था इसलिए वो मना नहीं कर पाता। अब कार्ल को मजबूरन जाना पड़ता है। जब वो वहाँ डिनर पे अपने दोस्तों के साथ जाता है तो उसको अपनी डिवोर्स्ड वाइफ भी दिखती है और उसकी वाइफ अपने न्यू पार्टनर के साथ आई हुई थी। कार्ल रियलिटी को फेस ही नहीं करना चाहता है और इसकी वजह है क्योंकि कार्ल में कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी है। वो किसी से भी मिलना ही नहीं चाहता है, उसको अपनी लाइफ में कोई भी चार्म ही फील नहीं होता है। अगले दिन कार्ल अपने ऑफिस जाता है। ऑफिस में कार्ल के बॉस उसके पास आते हैं और उसको कहते हैं कि ऑफिस में प्रमोशन का डिस्कशन चल रहा था, तुमने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है, तुम्हारी किस्मत ही खराब है, तुमने ये मौका खो दिया। फिर कार्ल जवाब देता है हाँ ठीक है, ये सब तो मेरी ही जिंदगी में होता रहता है। अब क्योंकि कार्ल अपनी जिंदगी से पूरी तरीके से निराश है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, डिसअपॉइंटेड है, तो उसको लगता है कि ये सब तो उसकी जिंदगी का एक बहुत ही कॉमन पार्ट है। फिर कुछ रैंडम लोग कार्ल के पास आते हैं ऑफिस में लोन लेने के लिए, लेकिन उनके कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे। हालांकि उनको लोन दिया जा सकता था, लेकिन कार्ल उनको मना कर देता है और कह देता है आपके डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, हम आपको लोन नहीं दे सकते। ना ही वो अपने रिलेटिव्स की कॉल उठाता है क्योंकि वो किसी से बात ही नहीं करना चाहता है। फिर जब लंच का टाइम होता है तो कार्ल का एक पुराना दोस्त उससे मिलता है और वो कहता है मैं तुम्हें देख के बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, तुम बैंक में एक ऑफिसर हो। फिर कार्ल कहता है हाँ, और तुम क्या कर रहे हो बताओ। तो उसका दोस्त कहता है कि मैं तो दुनिया में पूरा टूर करता हूँ क्योंकि अब मैं एक यस मैन बन चुका हूँ। फिर वो उसको एक ब्रोशर दिखाता है और वो कहता है कि एक सेमिनार होने वाला है, तुम्हें वहाँ पे जरूर जाना चाहिए। वो यूँ भी कहता है कि मुझे पता है तुम अपनी लाइफ से, तुम अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हो, काम करो, एक पत्थर उठाओ और अपने इस बैंक का जो एक ग्लास का डोर है इसको तोड़ दो। लेकिन कार्ल कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और है कि तुम यही सवाल जो मैंने तुमसे पूछा है मुझसे पूछो ना। तो कार्ल पूछता है कि क्या तुम इस बैंक का ये कांच का शीशा तोड़ दोगे। उसका दोस्त हंसते हुए कहता है हाँ मैं तोड़ दूंगा, और वो वाकई में एक पत्थर उठा के उस शीशे को तोड़ देता है और फिर वो वहां से भाग जाते हैं। अब भागते टाइम वो कार्ल से कहता है कि उस सेमिनार में जरूर आना। कार्ल सोचता है कि चलो उस सेमिनार में जाने में कोई नुकसान नहीं है, और फाइनली वो सेमिनार में जाता है। उस सेमिनार का नाम ही था यस सेमिनार। यहाँ पे उसे वही दोस्त मिलता है जिसने कि उसे वो ब्रोशर दिया था वहाँ आने के लिए। अब मोटिवेशनल स्पीकर को देखते हैं और वो पूछता है कि इस सेमिनार में सबसे पहला बंदा कौन आया। तो कार्ल का एक दोस्त उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये मेरा दोस्त है कार्ल, सबसे पहले ये यहाँ पे आया। ये जान के वो मोटिवेशनल स्पीकर कहता है कार्ल कम ऑन द स्टेज, चलो अब तुम स्टेज पर आ जाओ। लेकिन कार्ल कहता है नहीं नहीं शुक्रिया, मैं यहीं पे ठीक हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर फिर से कहता है क्या तुमने क्या कहा, क्या तुमने मना किया, तुमने ना शब्द का इस्तेमाल किया। कोई भी यहाँ पे ना शब्द नहीं बोलता है और फिर पूरी ऑडियंस जो है कार्ल को नो मैन कह के बुलाने लगती है, यानी कि ना बोलने वाला आदमी जो हमेशा ना बोलता रहता है। मोटिवेशनल स्पीकर कहता है अगर तुम यहाँ पे नहीं आ रहे हो तो मैं वहाँ पे आ जाऊंगा। और ये सुन के और इतने में वो जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो भागता हुआ खुद उसके पास आ जाता है और कहता है तुमने अपनी जिंदगी खराब कर ली है, तुम बिल्कुल अकेले हो, तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं है, तुम्हारा कोई भी कंपेनियन नहीं है। कार्ल कहता है मेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और तुम्हें नहीं पता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कैसे कैसे हालातों से मैं गुजरा हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर कहता है कि चलो तुम आज एक वादा करो, तुम हमेशा ना कहने की जगह हर सिचुएशन में, हर अपॉर्चुनिटी में, तुम्हारी जिंदगी के हर मैटर में हमेशा हाँ करोगे, चीजों को लेके तुम यस बोलोगे। अब कार्ल कुछ भी नहीं कह पाता है क्योंकि वो वहाँ पूरी ऑडियंस में बैठा हुआ था और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड था, तो इसलिए वो मजबूरन कह देता है हाँ ठीक है, और वो अब हर चीज़ के लिए हाँ बोलेगा। अब ये लोग सेमिनार से बाहर आते हैं। कार्ल को एक आदमी रिक्वेस्ट करता है कि मुझे लिफ्ट चाहिए। वो पूछता है क्या तुम मुझे कहीं पे छोड़ सकते हो। तो कार्ल उसको मना करने वाला होता है, लेकिन तभी उसका दोस्त कहता है कि हाँ कार्ल आपको ज़रूर वहाँ छोड़ देगा। वो कार्ल को कहता है कि तुम्हें हाँ बोलना है और कार्ल को फिर से मजबूरी में हाँ बोलना पड़ता है। फिर जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो आदमी उससे पूछता है क्या आपके पास सेल फोन है, क्या मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। कार्ल अब फिर से उसको हाँ बोलनी पड़ती है और फिर वो बंदा जो है कॉल पे बहुत ही लंबी लंबी बातें करने लगता है। फिर कुछ टाइम के बाद उस आदमी का स्पॉट आ जाता है जहाँ उसको उतरना था। वो फिर कार्ल से कहता है कि आप मुझे कुछ पैसे भी दे सकते हैं, मुझे ज़रूरत है।
कार्ल हालांकि नो कहना चाहता था, लेकिन वो सेमिनार की बात को ध्यान में रखते हुए कार्ल कह देता है ओके, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। यानी कि अब उसने जिंदगी में हाँ बोला है और वो उस आदमी को पैसे भी दे देता है। फिर वो उस आदमी को छोड़ देता है और फिर कार्ल अपने घर के लिए वहां से निकलने लगता है। लेकिन रास्ते में ही उसकी कार का ब्रेक डाउन हो जाता है। अब ना तो उसके पास पैसे थे क्योंकि उसने अपने सारे पैसे तो उस आदमी को दे दिए थे, और ना ही उसके सेल फोन में बैटरी थी क्योंकि उस आदमी ने फोन पे बात कर करके बैटरी भी खत्म कर दी थी। अब कार्ल एक पास वाले पेट्रोल पंप पे जाता है। वो वहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करता है और वो जो है एक कैन लेके उसमें पेट्रोल भरने लगता है। अब जब वो पेट्रोल भर रहा था तब एक लड़की जो है उसकी वो बाइक पे बैठी उसकी फोटो ले लेती है और फिर वो मुस्कुरा के कहती है कि लगता है आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, मैं आपको आपकी गाड़ी तक छोड़ सकती हूँ अगर आप चाहो तो। कार्ल कह देता है यस, और फिर वो उस लड़की के साथ बाइक पे राइड करके जाता है और वो उसको उसकी गाड़ी तक छोड़ देती है। उस लड़की का नाम था एलिसन। वो ये भी पूछती है क्या आप ठीक हैं? तो कार्ल कह देता है बहुत धीरे से कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे जो है सिर्फ कंपेनियनशिप चाहिए थी। वो जोर से नहीं बोलता, बहुत हल्के से बोलता है, लेकिन एलिसन उसको फिर भी सुन लेती है। एलिसन उसके साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे से बर्ताव करती है और फिर उसको छोड़ देती है। कार्ल ये सब देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो ये सोचने लगता है कि ये सब सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि मैंने यस वर्ड को कहना शुरू कर दिया है। अगर मैं उस बैगर को लिफ्ट ना देता तो मैं इस लड़की से भी ना मिल पाता। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने हर चीज़ को येस कहने के लिए शुरू कर दिया है, और अब वो यही डिसाइड करता है कि अब उसकी लाइफ में जो भी होगा वो हर अपॉर्चुनिटी के लिए येस बोलेगा। वो इस सब के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे एक कॉल आ जाती है। हालांकि ये सैटरडे का दिन था जो कि छुट्टी का होता है, लेकिन उसका बॉस उससे पूछता है क्या तुम ऑफिस में आ सकते हो, और कार्ल कह देता है हाँ मैं आ सकता हूँ। फिर वो अपने ऑफिस में आ जाता है। तब वहाँ पे एक वुमन आती है और वो ये कहती है कि मेरा केक मेकिंग का बिजनेस है जिसमें कि मुझे बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है, मुझे बहुत लोन की जरूरत है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। हालांकि इनका जो बैंक था वो छोटी चीजों के लिए लोन नहीं देता था, लेकिन कार्ल तो ये डिसाइड कर चुका था कि वो अब हर चीज के लिए यस बोलेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कार्ल जो है ना शब्द नहीं बोलता, और इस बात को सुन के जो है वो लेडी भी बहुत खुश हो जाती है। कार्ल उस लेडी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है उसको लोन देने के लिए, वरना नॉर्मली कार्ल ऐसा कभी नहीं करता। अब कार्ल जो है वो अपने दोस्तों से मिलने जाता है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मैं चेंज लेके आया हूँ, अब मैं हर चीज़ को लेके येस बोलता हूँ और मुझे मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रेट डिफरेंस भी फील हो रहा है। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए उसका दोस्त जो है वेट्रेस को बुलाता है बहुत ही मज़ेदार से मूड में, और वो कहता है कि यहाँ पे खाना और ड्रिंक लाना बंद मत करना, लाती जाओ, क्योंकि आज बिल तो मेरा दोस्त कार्ल पे करने वाला है, तुम बिल पे करोगे ना कार्ल? और कार्ल रिप्लाई करता है हाँ मैं करूँगा। कार्ल बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है, फिर वो गाना भी गाने लगता है और वो जो है नशे में डांस भी करने लगता है। उसने अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा कभी एंजॉय नहीं किया था जितना वो इस रात को कर रहा था। फिर अगले दिन ऐसा होता है कि एक जो बूढ़ी उसकी नेबर है यानी जो पड़ोसी है वो उसके पास आती हैं और कहती है क्या तुम मेरे घर की एक शेल्फ को रिपेयर कर सकते हो। फिर कार्ल उस लेडी के घर की शेल्फ को ठीक कर देता है, लेकिन वो जो लेडी है वो उसको फिजिकली हराश करना शुरू कर देती है। कार्ल मना कर देता है, नहीं हम लोगों के बीच में ऐसा कुछ नहीं होगा, और कार्ल बाहर की तरफ भागने लगता है। जब वो बाहर भागता है तो वो भागते हुए सीढ़ियों से गिर जाता है और उसको थोड़ी चोट भी लग जाती है। फिर उसके बाद एक डॉगी आता है भौंकता हुआ और वो लगभग उसको काटने ही वाला था। फिर कार्ल सोचता है ये सब मेरी जिंदगी में अब इसलिए होना शुरू हो गया है क्योंकि मैंने चीज़ों को नो बोला है। जब तक मैं येस बोल रहा था सब कुछ ठीक ही हो रहा था, अब मुझे नो कहने की वजह से एक बोन फ्रैक्चर भी होने वाला था, और ये जो डॉग है ये भी मुझे बस काटने ही वाला था। मुझे हर चीज़ को हाँ ही बोलना होगा। कार्ल फिर से ये डिसाइड करता है। अब कार्ल अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदल चुका है, उसकी लाइफ भी पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब वो किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं बोलता है। अब वो अपनी ज़िंदगी में कोरियन लैंग्वेज भी सीखता है, वो गिटार बजाना भी सीखता है, और वो एक एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना भी सीखता है। नॉर्मली कार्ल के उसके बॉस के साथ में बिल्कुल अच्छे रिलेशंस नहीं थे, लेकिन अब उसने अपना एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली डेवलप कर लिया था और उसके रिलेशंस भी अच्छे हो गए थे। अब ऑफिस में जितने भी लोग लोन लेने आते हैं कार्ल उन सबको लोन दे देता है। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोन छोटी चीज़ों के लिए है या बड़ी चीज़ों के लिए है, क्योंकि उसने डिसाइड कर रखा है कि अब वो किसी को ना बोलेगा ही नहीं। अब कार्ल की सर्विसेज की वजह से हर कोई हैप्पी था, और यही वजह थी कि कार्ल के पास अब जो लोन विजिटर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। लोग अब उसी से लोन लेना चाहते थे। एक दिन जब वो अपने घर जा रहा था तब उसको रास्ते में एक आदमी मिलता है और वो हमेशा पूछता रहता है कि मेरा एक बार है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, और कार्ल यस बोलता है और उसका ब्रोशर देख के वो कहता है कि मैं वहाँ पे ज़रूर आऊँगा। कार्ल उस रात उस बार में जाता है और वहीं पे उसे उसकी दोस्त एलिसन मिल जाती है। ये वही लड़की थी जिसने कि उसको लिफ्ट दी थी और बहुत अच्छे से बात भी करी थी। असल में एलिसन जो है वो उस बार में एक सिंगर थी, और उसकी परफॉर्मेंस को देख के फिर वो कार्ल के पास आके बैठती है। वो उससे पूछती है क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? कार्ल कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद वो दोनों एक वॉक पे जाते हैं। वॉक करते समय वो रास्ते में उसको बताती है कि इस बार में मैं गाती हूँ, ये मेरा एक पार्ट टाइम जॉब है, वरना दिन के टाइम में मैं एक फोटोग्राफी क्लास टीचर हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम वहाँ पे किसी भी टाइम मुझसे मिलने आओगे।
कार्ल बोल देता है यस मैं ज़रूर आऊँगा। फिर उसी टाइम कार्ल को अपने एक दोस्त की कॉल आती है और उसका वो दोस्त उसको एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है। हालांकि बहुत ही ज़्यादा देर हो गई थी, बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था, लेकिन फिर भी कार्ल उस पार्टी में जाने के लिए यस कह देता है। वहाँ जाके कार्ल बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता है। अगले दिन सुबह वो अपनी दोस्त एलिसन की फोटोग्राफी क्लास भी देखता है। उससे मिलके वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जैसे उससे मिलना तो उसकी ज़िंदगी का एक पार्टी बन गया था। फिर वो लोग ट्रिप पे भी जाते हैं, वो लोग साथ में फोटोग्राफी करते हैं। वो दोनों ही फोटोग्राफर बन जाते हैं। कार्ल की लाइफ अब पूरी तरीके से बदल चुकी थी और इन सब चेंजेस का जो कारण था वो ये था क्योंकि अब वो अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए यस कहता है। अब कार्ल की लाइफ में स्माइल आने लगी थी, वो बहुत खुश रहने लगा था, जबकि पहले वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहता था। अब ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे और अगली रात को कार्ल और एलिसन एक बाइक राइड के लिए जाते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इस बार कार्ल ही बाइक को चला रहा था और फिर ये दोनों एक बड़े से स्टेडियम में जाते हैं। वहाँ ये दोनों काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। अगले दिन हम नोटिस करते हैं कि बैंक में लोन लेने वाले लोगों की लाइन लग जाती है। फिर कार्ल के जो सीनियर ऑफिसर हैं वो उसको इमीडिएटली वहाँ आने के लिए कहते हैं कि अब उसकी जॉब जाने वाली है, लेकिन सीनियर ऑफिसर उसको वहाँ कहते हैं कि ये तो कमाल ही हो गया। फिर वो बताते हैं कि बैंक ने इससे पहले आज तक कभी भी छोटे छोटे लोन्स नहीं दिए हैं, लेकिन तुम्हारे छोटे लोन्स देने की वजह से भी जो हमारे कस्टमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और हमारे बैंक को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी हो रहा है। अब ये सभी जो लोन लेने वाले हैं ये अपना लोन भी टाइम पे दे रहे हैं और ये हमारे बैंक के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब कार्ल का ऑफिस में प्रमोशन भी हो जाता है, वो एक सीनियर ऑफिसर बन जाता है, उसकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। अब उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील करता था और वो कहीं भी जाए तो वो हर किसी को चीयर करता था। फिर हम एक बार नोटिस करते हैं कि खिड़की के बाहर जो है एक सुसाइडर है, तो कार्ल उसके पास जाता है और उसको एक मोटिवेशनल सॉन्ग भी सुनाता है। उस सॉन्ग को सुन के वो जो आदमी है वो सुसाइड नहीं करता। इस तरीके से कार्ल एक इंसान की ज़िंदगी भी बचा लेता है। फिर कार्ल और एलिसन प्लान करते हैं कि वो लोग एक ट्रिप पे जाएंगे। फिर कार्ल की जो एक्स वाइफ है वो भी एयरपोर्ट पे उसी जगह पे पहुंचती है। वो कार्ल को देखती है और कहती है कि हमने तुम्हें टीवी पे देखा है और तुमने एक इंसान की जान बचाई है, ये देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, तुम एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कार्ल कहता है कि नहीं, ये तो बिल्कुल एक सिंपल सी बात है। फिर कार्ल की जो एक्स वाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है कि ये कितना ज़्यादा बदल गया है, इसकी लाइफ में कितना ज़्यादा चेंज आया है। फिर एलिसन भी वहाँ पे आ जाती है और वो सब लोग मिलके टिकट काउंटर की तरफ जाने लगते हैं। टिकट ऑफिसर से वो लोग कहते हैं कि जो भी आपकी फ़र्स्ट फ़्लाइट है हमें वहाँ का टिकट दे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कहीं पे भी जा रही हो, हमें जो भी फ़र्स्ट फ़्लाइट है उसका टिकट दे दीजिए। और फर्स्ट फ़्लाइट जो है वो नेब्रास्का की थी। वो दोनों नेब्रास्का के लिए टिकट ले लेते हैं, जहाँ पे कि वो फोटोग्राफी भी करते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं। एलिसन कार्ल की पॉजिटिविटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी, वो उसके मजाकिया नेचर को लेके भी बहुत ज़्यादा खुश थी और उसके बात करने का तरीका भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। फिर उसकी कार्ल को लेके जो पसंद है वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो कार्ल को कहती है कि हम वापस लौट के एक घर लेके साथ में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते हैं। ये सुन के कार्ल भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो भी अपनी ज़िंदगी में पहले बहुत ज़्यादा अकेला था और वो अकेले ही रहा करता था। फिर वो लोग अमेरिका वापस जाने के लिए टिकट्स ले रहे होते हैं। फिर तभी 2 कस्टम ऑफिसर्स आते हैं और वो कहते हैं कि हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। फिर वो एक सेल में उनको ले जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें अमेरिका को लेके कोई परेशानी है। तो फिर कार्ल कहता है नहीं, ये सच नहीं है। फिर कस्टम ऑफिसर्स जो हैं अपना जो सस्पिशन है यानी उसको लेके जो शक हो रहा है उसको रिवील कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुमने अभी अभी जो है एयरक्राफ्ट उड़ाना सीखा है, फिर तुमने कोरियन लैंग्वेज भी सीख ली है और तुम जो है लोन भी अब ले देते हो। क्या वो इस वजह से है? क्या तुम कोई बॉम्ब वगैरह बना रहे हो? तुम किसी फर्टिलाइजर कंपनी के लिए काम कर रहे हो? सच्चाई क्या है? कार्ल कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हारी शादी भी 6 महीनों से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं हुई, ऐसा क्यों? ये सारे जब सवाल ऑफिसर पूछ रहे होते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो एलिसन को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। उसको उसकी शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना वो ये जानती थी कि कार्ल का डिवोर्स हो चुका है। कार्ल ने ऐसा कभी कोई बात बताई ही नहीं थी। फिर जब ही उसका जो लॉयर फ्रेंड है वो भी उनको बताता है उस सेमिनार के बारे में। वो कहता है कि मेरा दोस्त जो है यस इस वजह से कह रहा है क्योंकि उसने उस सेमिनार में पार्ट लिया था और उसको यही कहा गया था, इसी वजह से उसकी लाइफ में इतना ज़्यादा पॉजिटिव आउटलुक आया है, इसी वजह से उसने ये सब किया है। फिर एलिसन सोचती है उस टाइम पे कि इसने जो मुझे भी हर चीज़ को लेके यस कहा है, क्या ये उसी सेमिनार की वजह से कहा है, और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर एलिसन के दूर हो जाने की वजह से कार्ल बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। वो अपनी ज़िंदगी में फिर से डिसअपॉइंट हो जाता है। वो हर समय उसको मिस करता है। वो उसको कॉल भी करता है लेकिन एलिसन कॉल नहीं उठाती। फिर वो उससे मिलने की भी कोशिश करता है, इसीलिए वो बार में जाता है लेकिन वो नहीं मिल पाता। कार्ल फिर से अकेला हो जाता है। फिर एक दिन कार्ल की एक्स वाइफ की कॉल आती है
और वो उससे कहती है कि प्लीज़ मुझसे मिलने आओ, कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। फिर कार्ल अपनी एक्स वाइफ के पास जाता है। वो उसको बताती है कि मेरा अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो गया है और मैं वापस से तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। मुझे अब तुम फिर से पसंद आने लगे हो। अब तुम्हारी जैसी ज़िंदगी है मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही जीना चाहती हूँ। लेकिन कार्ल अब उसको मना कर देता है क्योंकि अब उसको एलिसन पसंद है। वो वहाँ से चला जाता है। वो अपनी वाइफ को मना कर देता है। अब वो फिर से मन ही मन ये सोचने लगता है कि अब उसकी ज़िंदगी में फिर से बुरा होना शुरू हो गया है और अब ये सब होता ही रहेगा। इसलिए वो सोचता है दोबारा उसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाने के लिए जिसने कि उसको इंस्पायर किया था हर बात के लिए हाँ बोलने के लिए। अब कार्ल फिर से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है तो कार्ल उसी मोटिवेशनल स्पीकर की गाड़ी में जाके छुप जाता है। अब जैसे ही वो स्पीकर आता है, अपनी गाड़ी में बैठता है और ड्राइव कर रहा होता है तो कार्ल पीछे से एकदम से निकल के कहने लगता है कि डरना मत, मैं हूँ कार्ल। लेकिन वो जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो गाड़ी का कंट्रोल खो देता है और उसकी जो गाड़ी है एक दूसरी गाड़ी में ठुक जाती है डर की वजह से। इसका मतलब है अब एक एक्सीडेंट हो गया था और अब वो दोनों ही उस एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल में होते हैं। अब जैसे ही कार्ल को थोड़ा होश आता है वो उस मोटिवेशनल स्पीकर को कहता है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी का जो रूल है हाँ कहने का हर चीज़ को, ये बदल देना चाहिए। मोटिवेशनल स्पीकर उसको कहता है कि ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है, मैंने तुमसे ऐसा सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि तुम वहाँ पे आने को तैयार ही नहीं थे, ना ही तुम कोई बात सुनने को तैयार थे। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हमें हर चीज़ को लेके हाँ बोलना है। तुम्हें हाँ सिर्फ जब बोलना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जब तुम्हारा दिल कहे। और ये सुन के कार्ल कहता है कि अब मुझे सारी बात समझ में आई है। फिर वो अपने दोस्त से कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा और अब टाइम होता है एलिसन की फोटोग्राफी क्लास का। अब कार्ल तुरंत एलिसन के पास जाता है, बिल्कुल अपने हॉस्पिटल के उसी हुलिये में। वो एलिसन से मिलता है और वो उससे कहता है कि मैंने तुमसे आज तक जो यस कहा है वो हमेशा अपने दिल से कहा है। मैंने हमेशा तुमसे सच ही बोला है सिवाय एक चीज़ के। फिर वो कहता है कि जब तुमने नेब्रास्का में एक साथ रहने की बात की थी तब मैंने तुम्हें हाँ बिना कुछ सोचे समझे बोल दिया था और वही मेरा इकलौता झूठ था, क्योंकि उस समय मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। ये जो साथ रहने के डिसीजंस हैं ये बहुत बड़ी बातें होती हैं। इन बिग डिसीजंस के लिए हमें टाइम चाहिए होता है, हमें अच्छे से सोचना होता है। सिर्फ एक यही बात है जब मैंने तुमसे झूठ बोला था, जब मैंने तुम्हें अचानक से यस बोल दिया था, लेकिन उसके अलावा हर एक बात के लिए जो मैंने तुम्हें यस बोला है वो बिल्कुल सच था। फिर एलिसन मुस्कुराती है और वो उस पर भरोसा कर लेती है। वो बिल्कुल श्योर थी कि इस बार कार्ल ने यस वाकई में बोला है और फिर वो उसको सच में भी प्यार करने लगा है। फिर दोनों एक दूसरे को एम्ब्रेस करते हैं और ये मूवी की यहीं पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है। Thanks for watching. Please do like, share and subscribe for more videos.